ये किस्सा 35 साल पुराना है, लेकिन आज भी रिलेवेंट है, आज भी उसके सबक सीखे जा सकते हैं और आज के दिन फिर याद करने का मौका है। मौका इसलिए है कि वो भारत के आर्थिक इतिहास की आज़ादी के बाद की शायद सबसे बड़ी घटना थी, सबसे बड़ा मोड़ था और वहाँ से भारत की अर्थव्यवस्था ने एक ऐसा टर्न लिया, ऐसा मोड़ लिया कि जिसके बाद पूरी तस्वीर बदल गई है। ये जुलाई 1991 में हुआ था। 24 जुलाई 1991, जब भारत ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का अनाउंसमेंट किया था और उससे पहले भारत सरकार ने 35 साल पहले अपना सोना गिरवी रखा था। तो ये उसी गर्मी के मौसम का हाल है। भारत बहुत ही बुरी हालत में आ चुका था कि बिल्कुल जो इंपोर्ट्स, एसेंशियल इंपोर्ट्स थे, उनके भरने के लिए भी पैसा नहीं बचा था। फॉरेन करेंसी रिजर्व बिल्कुल खत्म हो रहा था और ऐसे में इतना कम हो गया था कि मात्र एक कुछ हफ्तों का इंपोर्ट ही भरा जा सकता था। और ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो भारत को कर्ज देती थी ऐसे मौकों पे, वो भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। आप कह सकते हैं साख गिर रही थी। और इस परिस्थिति में भारत ने क्या किया, उसकी जो सबसे कीमती चीज जिसको करेंसी ऑफ क्राइसिस पूरी दुनिया में कहा जाता है, तो भारत सरकार ने अपना 67 टन सोना यहां से निकाला। दो ट्रांच में दो इमरजेंसी ट्रांजैक्शन हुए और जिसमें भारत को फिर क्या हुआ उससे वो आगे आते हैं उस पे, लेकिन उस परिस्थिति तक जो पहुंचने की स्थिति थी ये 1980 के दौर में शुरू हो गई थी, जहां से बढ़कर भारत ने अपना विदेशों से कर्ज ले लेके अपनी ग्रोथ को फाइनेंस किया था। ऐसे में सरकारी खजाने का घाटा बढ़ता जा रहा था और विदेशी कच्चे तेल पर भारत की डिपेंडेंस तो जैसी आज की तारीख में है करीब करीब ऐसी थी। और जब इराक ने 1990 में कुवैत पे हमला किया तो कच्चे तेल के दाम एकदम भाग गए तेजी से आसमान की तरफ और खाड़ी के देशों में जो भारतीय मजदूर काम करते थे, भारतीय लोग थे, वो जो पैसा भेजते थे वो भी सूखने लगा और एक प्रेशर आ गया उस पे। और उसी समय भारत में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का माहौल था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बुरी तरह डगमगाने लगा था। तो 1989 के आखिरी दौर से लेकर और 1991 के बीच तक, लगभग जून जुलाई तक, भारत एक बहुत ऐसी स्थिति में था कि यहाँ एक के बाद एक कमजोर सरकारें बन रही थी। विदेशी निवेशक शक में आ गए थे, सवाल पूछने लगे थे और वो जो उन्होंने पहले से क्रेडिट दे रखा था, उसकी जो क्रेडिट लाइंस थी, लिमिट्स थी, उनको भी वो रोल ओवर करने को तैयार नहीं थे आसानी से। और जो विदेश में बसे भारतीय थे जिनके यहाँ डिपॉजिट होते हैं, जो एनआरआई डिपॉजिट्स हैं, वो लोग भी अपना पैसा खींचने लगे थे कि यहाँ पैसा रखना ठीक नहीं है। तो जून तक ये परिस्थिति ऐसी आ गई थी। जून 1991 सबसे विकट जगह पहुंच चुकी थी कि पैसा बचा नहीं था और बड़ा चैलेंज ये नहीं था कि इस वक्त के क्या किया जाए और रफ्तार कहाँ ले जाई जाए और इकोनॉमी का रुख पलटा जाए, बल्कि किसी तरह जान बचाई जाए वाली स्थिति में भारत आ चुका था और बहुत जल्दी पैसा चाहिए था, डॉलर चाहिए थे। ऐसे में सोना एकमात्र ऐसी चीज थी जिसका सहारा लिया जा सकता था। तो मई 1991 में पहला ऐसा जो ट्रेंच था वो गया। तब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे। आज तक कहा जाता है कि यशवंत सिन्हा ने देश का सोना गिरवी रख दिया था। तो पहला तो सरकार जो स्मगलिंग का सोना जब्त करती थी वो उसके पास होता था, उसको ट्रांसफर किया गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को ट्रांसफर किया और ये एक ऐसा एग्रीमेंट था कि हम बेच रहे हैं लेकिन हम इसको वापस खरीदेंगे जब हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो इससे करीब 20 से 21 करोड़ रुपया, 20-21 करोड़ डॉलर फॉरेन एक्सचेंज में भारत को मिले। ये पैसा काफी था, लेकिन उस पैसे से ही सब कुछ सुधरने वाला नहीं था और नैया पार लगने वाली नहीं थी। प्रेशर बनता रहा और उसके बाद ऐसा लगा पॉलिसी मेकर्स को कि अब उस जो वो जब्त किया हुआ सोना था सिर्फ उसको बेच के और वापस खरीदने का करार करने से गुजारा नहीं होगा। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अपने भंडार में से कुछ सोना निकालना पड़ेगा। अभी भी सेंट्रल बैंक के पास बहुत सोना था, लेकिन उसको फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना बहुत सीधा आसान रास्ता नहीं था। आखिर में रिजर्व बैंक ने भी 46.91 टन गोल्ड को प्लेज किया इमरजेंसी फंडिंग के लिए।
इसमें अब बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के साथ ये करार हुआ, और करीब 40 करोड़ 50 लाख डॉलर विदेशी मुद्रा में हासिल हुए भारत को। और स्विस ट्रांजैक्शन को मिला लें तो करीब 60 करोड़ डॉलर खड़ा हुआ ऐसे समय पे जब एक एक डॉलर की कीमत थी और उसका मतलब था। तो ये एक तरह की, आप कहें कि बाजार में मैसेज भी चला गया इसका कि भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व, खत्म नहीं है उसके पास, अभी गोल्ड रिजर्व बचा हुआ है। लेकिन सिर्फ ये सोना गिरवी रखना इतनी बड़ी बात हो गई कि आज तक कहा जाता है कि सोना गिरवी रखा गया था। लेकिन उसके बाद इससे ये, और इसीलिए ये बहुत सीक्रेट तरीके से, बहुत गोपनीय तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। यहां से सोना निकाला गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वॉल्ट से, फिर उसको हवाई जहाज से पहुंचाया गया है ब्रिटेन। तो ये बहुत लंबी कहानी थी। इसमें वो पहले सोना छांटा गया कि कौन सी सिल्लियां या बार्स ऐसी हैं, छड़े हैं जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बैठती हैं। फिर उसको साहब तोला गया, वेरीफाई किया गया, फिर पैकेज किया गया, और पूरी व्यवस्था की गई कि किसी को पता चले बिना ये सोना यहां से इंग्लैंड तक पहुंच सके। तो जुलाई 1991 की शुरुआत में ये सोना बहुत जबरदस्त सिक्योरिटी के बीच यहां से बैंक ऑफ इंग्लैंड की वॉल्ट में पहुंचाया गया लंदन में, जिसमें 46.91 टन सोना था, 47,000 किलो, आप मोटे तौर पे मान सकते हैं। और ये ट्रांसफर हुआ 4 किश्तों में, 4 बार में 4 कंसाइनमेंट यहाँ से गए थे। और ये सिक्योरिटी का मसला नहीं था कि सोना चोरी हो जाएगा, कोई डकैत बीच में लूट लेगा। इससे बड़ी बात यह थी कि अगर बाजार में ये बात फैल जाती कि भारत अपना सोना गिरवी रख रहा है, तो मतलब ये कि अरे भाई, आप तो बड़ी बुरी हालत में आ गए हैं। विदेशी बैंक ऐसे में कर्जा देना बंद कर देते, या वो रेटिंग खराब कर देते। तो ऐसी, और जो इंपोर्टर्स थे भारत के, जिनको डॉलर की जरूरत पड़ती है, वो तेजी से भागते कि डॉलर खरीदो, डॉलर खरीदो, और ऐसे में डॉलर फिर जितना था और बढ़ता और भारतीय रुपया और कमजोर होता। तो ऐसे में कि भारत सरकार अब डिफॉल्ट करने जा रही है, वो परिस्थिति आ जाती, अगर नहीं आ रही होती तब भी आ जाती। और इसीलिए इसको बहुत बचा के संभाल के रखा गया। लेकिन फाइनली वो निकल गई खबर, ऐसा नहीं रहा कि वो खबर बची रह गई। किसी रिपोर्टर ने बहुत सिक्योरिटी के साथ एक इसको जाते हुए देखा, और उसने ये खबर बाहर निकाल दी, और ऐसे में फोटो तक छप गई। लेकिन तब तक पैसा आ चुका था, और जो खतरा था, बिल्कुल जो बड़ा खतरा इमीडिएट था, वो टल चुका था। इसमें हुआ क्या, इससे भारत को कोई ऐसा नहीं हुआ कि भारत का खजाना वापस भर गया, उसका उसका संकट टल गया या इकोनॉमी सुधर गई। लेकिन इतना वक्त मिल गया कि भारत अपना कोर्स करेक्शन कर सके, अपने इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था उसको सुधार सके। क्योंकि उसके बाद उसी वक्त लगभग चुनाव हुए थे, जिसमें फिर जिसके बाद नरसिंह राव की सरकार बनी, और जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत का वित्त मंत्री बनाया गया। उसके बाद ही बहुत तेजी से आर्थिक सुधार लागू हुए, जिनको बहुत से लोग दूसरी आजादी कहते हैं, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहिए, मार्केट खोलना कहिए, उदारीकरण, आर्थिक सुधार, ये जो भी कहा जाता है, वहां पे चेंज हुआ। रुपए को डिवैल्यू किया गया, रुपए का अवमूल्यन किया गया डॉलर के सामने। लाइसेंसिंग खत्म कर दी गई, लाइसेंस परमिट राज खत्म किया गया, ये कहा जाता है। और तमाम ट्रेड बैरियर्स खत्म करके विदेशी निवेश के रास्ते आसान किए गए भारत में। और इससे जो सोने ने क्या किया, उन्होंने उस सरकार को मौका दिया सांस लेने का, थोड़ा ठहरने का, सोचने का, और एक ऐसे रास्ते पे चलने का जिसने फिर भारत की इकोनॉमी को वापस पटरी पे लाके बैठाया। अब क्या है, 35 साल हो चुके हैं, लेकिन अब जो कंट्रास्ट है बहुत बड़ा। इस वक्त रिजर्व बैंक के पास 880 टन सोना है, 880 से ज्यादा, जो 1991 की क्राइसिस के समय भारत के पास सोने का भंडार था, उसके दुगने से भी ज्यादा है। और अभी बार बार रिजर्व बैंक ये बात कह चुका है कि उसका जो फिजिकल गोल्ड स्टॉक है, वो 880.52 टन पर बना हुआ है, बावजूद इसके कि लोग कह रहे हैं कि सरकार ने सोना बेच दिया है। सोना अब भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का भी एक बड़ा हिस्सा, इंपॉर्टेंट मुद्रा हिस्सा है। क्योंकि गोल्ड रिजर्व जो है भारत के 13.92% जो था सितंबर 25 में, वहां से बढ़कर 16.70% मार्च 26 तक हो चुका है, और फिर मई तक 16.85% हो चुका था।
और साथ में क्योंकि सोने चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, तो इस वजह से भारत के जो रिजर्व बैंक का गोल्ड रिजर्व है उसका दाम भी, वैल्यू भी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। और इस वक्त बार बार बहुत सारे चर्चाएं सोने पे हो रही हैं। और यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि 1991 में वो जो हुआ, वो दोहराने की नौबत कभी ना आए। लेकिन 1991 की कहानी सिर्फ सोने की कहानी नहीं है, वो भरोसे की कहानी है। जब इकोनॉमी पे भरोसा डगमगाने लगा था, वहां सोना काम आया, जो विदेशी निवेशकों के सामने भारत की इकोनॉमी को खड़े रखने में जिसने मदद की। और इसीलिए वो सोना आज की तारीख में जो रिजर्व बैंक के भंडार में रखा है, वो शायद आज उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो उस भरोसे का, उस हौसले का एक प्रतीक के तौर पे वहाँ रखा हुआ है। बीज अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।